अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड की मौजूद खबर में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के तमाम जजों की अहम बैठक में मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से मुमकिना फैसले पर तबादला ख्याल भी कर लिया गया है और इस फैसले के अहम तरीन नकात को नोट डाउन भी कर लिया गया है, जिससे अब से कुछ देर बाद जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में इसका ऐलान करेंगे। और मुमकिन तौर पर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये शायद ये फैसला जो है वो सामने आ भी चुका हो। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल जब फुल कोर्ट की मीटिंग हो रही थी, 13 के 13 जज साहिबान इस इजलास के अंदर मौजूद थे, तो फैसले के लिए जो तरीक़ाकार का तयन किया गया, ज़राए ने इसका इंकशाफ किया है कि इस हवाले से 3 नकात को यानी 3 पॉइंट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया और 3 पॉइंट्स के ऊपर जजेस की राय ली गई और इसी राय को ऊपर बेस करते हुए जो फैसला है उसको तहरीर किया गया। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब से ही इस बात का ऐलान किया गया है कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में फुल कोर्ट यानी 13 के 13 जज कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठकर ये फैसला नहीं सुनाएंगे, ये फैसला सुनाए जाने से पहले ही तजादात का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके साथ ही इस बहस का आगाज हो गया है कि 13 जज अगर एक साथ नहीं बैठ रहे तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट रूम नंबर 1 में फैसले को बिल्डोज किया जाएगा। क्या ये परसेप्शन दुरुस्त है? क्या माजी में इस तरह की कोई मिसाल मौजूद है? और मुमकिन तौर पर वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये फैसला घूमेगा? इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में या पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की अदलिया को एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आइन की तशरीह करनी है जो इससे पहले वजूद में नहीं थी। यानी पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है वहाँ पर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 87 या 87 अरकान आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर पाकिस्तान की पार्लिमान में आए। माजी के अंदर जितनी भी असम्बलियाँ बनी हैं वहाँ पर अरकान की तादाद 12, 14, 15, 20 के करीब ही होती थी और ये तमाम के तमाम अरकान पार्लियामेंट में ही मौजूद जमातें और अमूमी तौर पर हिज़्ब इक़्तिदार के अंदर ही शामिल होती थी। लिहाजा इस हवाले से कोई तनाज़ा डेवलप नहीं होता था। ये पहली मरतबा है कि आज़ाद अरकान मुंतखब हुए, लेकिन वो एक पॉलिटिकल बैकिंग के साथ हुए और पॉलिटिकल बैकिंग से मुंतखब होने के बाद उन्होंने एक ऐसी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार की जिसने पार्लिमान के अंदर अपनी कोई भी एक सीट को ना सिर्फ जो है उसको सिक्योर नहीं किया था, बल्कि उस जमात ने पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया था। हद तो ये है कि उस जमात के अपने ही चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, अपनी जमात की टिकट पर उसने भी इलेक्शन लड़ना गवारा नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया कि जनाब ये जो जमात है इसको आइन के आर्टिकल 51 के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जाएंगी और ये आज़ाद हैसियत में ही रहेंगे और इनको आज़ाद उम्मीदवार ही तस्वुर किया जाएगा, चाहे कि इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत भी इख्तियार कर ली हो। और फिर इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बरकरार भी रखा और जो मखसूस नशिस्तें थी वो दीगर जमातों को अलॉट कर दी गई, ताकि आइन की वो रिक्वायरमेंट कि जनाब हाउस को इन ऑर्डर होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, उस शिक पर अमल दरामद किया जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तकरीबन 9 समातें हुई और 9 समातों के बाद 2 जुलाई को फैसला महफूज किया गया और अब इस फैसले को सुनाया जाना है। तो इस हवाले से जो मीटिंग्स हैं फुल कोर्ट की 13 के 13 जज साहिबान की वो मुनक्कद हुई हैं और ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इन मीटिंग्स के अंदर जजमेंट के लिए कुछ नकात को या कुछ सवालात को फ्रेज किया गया था और उन सवालात के जवाबात तलाश करने थे। मिसाल के तौर पर जो 13 जज साहिबान के सामने सवालात थे उसमें से पहला सवाल ये था कि क्या मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जा सकती हैं? ये एक पहला सवाल था और इसके अंदर जो 13 रुकनी बेंच के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे उन्होंने येस और नो के अंदर इसका जवाब देना है और मुख्तसर फैसले के अंदर सिर्फ यही बताया जाएगा कि जनाब इतने जज साहिबान ने इस सवाल के हक़ के अंदर राय दी और इतने जज साहिबान ने इस सवाल के ख़िलाफ़ राय दी और उसके बाद जो ये भी कहा जाएगा कि इसके लिए जो डिटेल रीजनिंग्स हैं वो तफसीली फैसले में दे दी जाएंगी। दूसरा सवाल फ्रेज किया गया, मखसूस नशिस्तें SIC के सिवा दीगर जमातों को दिया जाना
क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का या पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला दुरुस्त है? क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि माजी में इस तरह की कोई मिसाल मौजूद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान आएंगे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी अब ज़रा कुछ अलग से जाकर सोचना पड़ना था। लिहाजा इस सवाल का जवाब तलाश किया गया, क्या इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला किया कि जनाब आज़ाद किसी भी रुकन को या किसी भी जो है ऐसे लोग जो SIC में चले गए हैं उनको मखसूस नशिस्तें नहीं देनी और बाकी मानदा मखसूस नशिस्तें पार्लियामेंट में मौजूद जमातों में तकसीम कर दी जाएगी, क्या ये फैसला दुरुस्त है? और यही सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट का हिस्सा है। और इस हवाले से ज़राए ने कुछ इस बात का इंकशाफ भी किया है कि मुमकिन तौर पर कोई एक ऐसी सिचुएशन शायद इसमें सामने आ सकती है जहां पर ये राय कायम की जाए कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करके जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको वायलेट किया है। लिहाजा प्रोपोर्शनल और ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको बरकरार रखने के लिए इस मामले को दोबारा रिमांड बैक किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के रूबरू। और अगर ये केस और ये नुक्ता रिमांड बैक होता है इलेक्शन कमीशन के पास तो फिर इलेक्शन कमीशन की वो सिचुएशन डेवलप हो जाएगी घड़ी की सुइयों को पीछे करने वाली। याद है मैंने आपको एक दो वीडियोस के अंदर ये बात बताई है कि इस ऑप्शन पर भी गौर किया जाता था कि जनाब किस तरीके से घड़ी की सुइयों को वापस 8 फरवरी 9 फरवरी 10 फरवरी 11 फरवरी की पोजीशन में लाया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन के पास ये मौका और SIC के आज़ाद अरकान के पास ये मौका है कि वो अपनी ओरिजिनल जमात यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में चले जाएं। और इस नुक्ते ने ही इनफैक्ट इस बात का तयन करना है कि मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत रहेगी या नहीं रहेगी। और इस नुक्ते के ऊपर जो जिसे मैं कह सकता हूँ कि जो वोटिंग का जो तनासुब होगा वो 6-7 के करीब ही होगा। 6 इसके हक में होंगे या 7 इसके हक में होंगे, 6 इसके खिलाफ होंगे या 7 इसके खिलाफ होंगे। और यही सबसे ज़्यादा बेसिकली डिबेटेबल नुक्ता रहा है 2 इजलासों में। तीसरा नुक्ता जो इससे रिलेट करता है कि अगर इस नुक्ते के ऊपर जज साहिबान में इत्तफाक राय ना हो तो एक थर्ड ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएं तो क्या ये नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं? और अगर खाली नहीं रखी जा सकती तो क्या पार्लियामेंट के अंदर इन नशिस्तों को निकालकर जो तादाद बनती है उसे एक टर्म के लिए वही पार्लियामेंट की मुस्तकिल तादाद को कंसिडर किया जा सकता है? यानी ये जो ईवान है ये 336 की बजाय 313 का इस तरीके से हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर भी ये मौजूदा हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन होगी क्योंकि इसके नतीजे में भी उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद होगी। अलबत्ता ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इन 3 नकात के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी जजमेंट आएगी और उसके साथ साथ 4 जज साहिबान की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया है कि वो इजाफी या इख्तलाफी नोट भी तहरीर करेंगे जिनको बाद में जारी किया जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि जैसे ही ये कॉजलिट सामने आती है कि 3 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कोर्ट रूम नंबर 1 में सुबह 9 बजे इस की जजमेंट को रिलीज करेंगे तो फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि क्या वजह है कि ये जो रेगुलर 13 रुकनी बेंच था ये क्यों नहीं बैठ सकता एक दिन और 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए और जजमेंट सुनाई जा सकती है। अगर जजेस के दरमियान इस हद तक इख्तलाफ है तो फिर इस जजमेंट को रिलीज करने के लिए 3 रुकनी बेंच और ख़ासतौर पर एक ऐसा बेंच जिसकी में मौजूद एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उस 13 रुकनी बेंच का हिस्सा ही नहीं थे यानी जस्टिस अकील अब्बासी, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या पेश आती थी? क्या बेहतर ना होता कि इस जजमेंट को बराह रास्त ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया जाता जिससे किसी भी सूरत में तनाज़े से बचा जा सकता है? और ये एक माकूल नुक्ता है क्योंकि माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर जो जजमेंट है वो बराह रास्त वेबसाइट पर जारी की गई, लेकिन माजी में इस तरह की मिसालें भी मौजूद हैं। पनामा केस की मिसाल हमारे सामने है जहाँ पर इब्तदाई तौर पर 5 रुकनी बेंच था,
2 जजेस ने अपना हतमी जजमेंट दे दी, 3 जजेस ने इसके ऊपर JIT बनाई, और जब JIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट के बाद जब फैसला सुनाने का वक्त आया तो वो दो जज साहिबान जिन्होंने ऑलरेडी फैसला दिया था वो भी उस बेंच में आकर बैठ गए, और 3 लोगों ने, बाकी जो 3 जज साहिबान थे उन्होंने इस बेंच को वो जो 3 रुकनी था उसको दोबारा 5 रुकनी किया और उसके ऊपर फैसला सादर कर दिया। लिहाजा ये जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है, वो अंडा दे बच्चा दे, शेर की मर्जी है ना, जब जंगल का बादशाह। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या जो जजमेंट है उसमें वाकयातन जो तासुर इस वक्त फैलाया जा रहा है कि जनाब बुलडोज करने की कोशिश की गई है अक्सरियत ने अकलियत को या अकलियत ने अक्सरियत को, क्या ये राय दुरुस्त है? मेरा ये मानना है कि जब तक जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, ना तो कोई जजमेंट को बिल्डोज कर सकता है और ना ही जजेस को दबाव में लाया जा सकता है। कल जिस वक्त जजेस कमेटी की ये मीटिंग चल रही थी और आज बल्कि, तो उस मौके पर भी जो इंसाफ लायर्स विंग था वो वहाँ पर मुजाहरा कर रहे थे। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ उस नस्ल का नारा लगा जिसने कभी जिसने तमीज़ की तमाम हदों को अबूर कर लिया। तो इनफैक्ट ये जो इंसाफ लायर्स विंग का जो मुजाहरा था, जो नारेबाजी थी, वो इनफैक्ट जजेस को दबाव में लाने की ही कोशिश थी, इसके अलावा कुछ नहीं। अलबत्ता ये बात मुझे काफ़ी हद तक महसूस हो रही है कि ये जो जुमा है ये मुबारक होगा और इस जुमे की जो फयूज़ो बरक़ात हैं वो पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर साबित होंगे, और इस जुमे को जो इंतशार पसंद क़ुव्वतें हैं उनको भी शायद इससे कुछ ज़्यादा जो है वो तक़वियत नहीं मिलेगी, बल्कि बिल्कुल भी तक़वियत नहीं मिलेगी। इम्कान यही है कि जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया था वही फ़ैसला प्रिवेल करेगा मेजॉरिटी जजमेंट में। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।